राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जब एक बेटी ने दिलाया अपनी मृत माँ को न्याय, माँ की शव यात्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्यामलाल जी और मालती जी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आकाश और छोटी बेटी आस्था। आस्था की भी शादी हो चुकी थी और बड़े बेटे की भी शादी हो चुकी थी। मालती जी और श्यामलाल जी गांव में रहते थे और मालती जी अपने बड़े बेटे के पास रहने आई थी। तभी उनका देहांत हो गया और जब यह खबर आस्था को मिली तो आस्था तुरंत ही अपने मायके के लिए चल पड़ी, क्योंकि इस दुनिया में अब उसकी माँ के सिवा उसका था ही कौन। क्योंकि मायके में माँ थी, उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि माँ इतनी जल्दी उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि बेटी तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ के करीब होती है। आस्था ने देखा उसकी माँ की अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। आस्था जल्दी से शमशान घाट पहुंची और अपने भैया से कहने लगी, भैया यह क्या हो गया है, माँ को हमें ऐसे छोड़कर चली गई और आप लोगों ने हमारा इंतजार भी नहीं किया। क्यों भैया, माँ की अर्थी लेकर जो आप शमशान जाने लग गए। बेटी शमशान घाट में ही पहुंचकर रोते हुए अपने भाई से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। तभी जो आस्था का भाई आकाश बोला, हमें माँ के शव लेकर आना पड़ा बहन, आस्था तुझे आने में बहुत देर हो रही थी। तब आस्था कहने लगी, वह क्या है ना भैया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए पहुंचने में देर हो गई। और आस्था अपनी मरी हुई माँ से लिपट लिपट कर रो रही थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ भी परलोक सिधार गई। कभी वह माँ के आंचल को पकड़कर रोती, कभी माँ के माथे को सहलाती। माथे को सहलाते सहलाते माँ के सिर पर बंधी पट्टी सरक गई तो आस्था ने देखा और वह यह देखकर चौंक गई, क्योंकि पट्टी हटते ही जो देखा उसे देखकर तो आस्था के होश उड़ गए। और फिर वह अपनी माँ की पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगी कि तभी उसे आंचल में बंधा हुआ एक पत्र मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि उसकी माँ मालती देवी जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे आकाश और बहू निधि के घर रहने के लिए शहर आई थी, क्योंकि उनके बेटे की नौकरी शहर में ही थी और वह अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहता था। जब तक मालती जी के पति श्यामलाल जी जिंदा थे तब तक वह उनके साथ गांव में ही रहती थी। अब बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी, तो पिता ने भी अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी थी। हालांकि आकाश के पिताजी और उसकी माँ गांव में ही अपनी जात बिरादरी की लड़की से आकाश की शादी करना चाहते थे, जो कि बड़ी सुशील थी और संस्कारी थी। पर बेटे की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली और उन्हें झुकना पड़ा और उसकी ही पसंद की लड़की निधि से उन्होंने आकाश की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न कर दी और बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में हमेशा के लिए जा बसा और अपनी ही अलग दुनिया में रम गया। बेटी की शादी के कुछ साल बाद ही श्यामलाल जी की तबीयत अचानक से गिरने लगी थी। अब बीमारियों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। वे अब बीमार रहने लगे थे। उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था। डॉक्टर ने बताया था उनके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। तो उन्हें अपनी छोटी बेटी आस्था की शादी की बड़ी चिंता होने लगी। आस्था शादी के लिए एकदम से तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शहर जाकर हायर स्टडीज करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। श्यामलाल जी ने अपनी बेटी को अपनी कसम दे डाली कि बेटी मेरी बात मान ले और तू शादी कर ले। तब जाकर आस्था किसी तरह से शादी के लिए तैयार हुई थी। श्यामलाल जी ने शहर के किसी बिजनेसमैन से उसकी शादी कर दी थी। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। मालती देवी का ज़्यादातर समय अपने पति श्यामलाल जी की सेवा में ही बीत जाता था और श्यामलाल जी की तबीयत समय
के साथ साथ और ज़्यादा बिगड़ गई। बीमारी तो किसी दीमक की तरह उनके शरीर को खोखला बना रही थी। बहुत दिनों तक श्यामलाल जी यूं ही बीमार रहे। उनका अच्छे अस्पताल में काफ़ी इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब श्यामलाल जी का शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। अंत में उनके प्राण शरीर से छूट गए। पति की मृत्यु होने के बाद मालती देवी के जीवन में जैसे तूफान आ गया था। गांव में अकेली रह गई थी बेचारी, और उन्हें उनका घर काटने को दौड़ता था। ना ही अब वह ठीक से खा पाती थी और ना ही जो सो पाती थी। ऐसे ही बस गुमसुम पड़ी रहती थी। धीरे धीरे उनकी भी तबीयत जो अब बिगड़ने लगी थी। जात बिरादरी और समाज के डर से बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले गया, क्योंकि बेटी की भी शादी हो चुकी थी। इसलिए शहर में जो अपने बेटे आकाश के पास रहने के अलावा मालती देवी के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। थोड़े समय पहले ही वह अपने बेटे के पास शहर में आ गईं और वहीं रहने लगी। हालांकि मालती देवी जी के दोनों पोते बड़े हो गए थे। सभी बच्चे काफ़ी समझदार थे, लेकिन उनमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और संस्कार होते भी कैसे, जैसी माँ वैसे बच्चे थे। बस अपनी ही दुनिया में मस्त मौला जिंदगी बिताते थे। कभी दादी से प्रेम से बात नहीं किया कि दादी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। जब बच्चे छोटे थे, गांव आते थे तो दादी दादी कहकर दादी से चिपक जाते थे। पर वही बच्चे बड़े होकर तो जैसे दादी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। छोटा पोता तो कभी कभी दादी को देखकर हंस मुस्कुरा देता था और बात कर लेता था। बेटे और बहू को तो उतनी भी फुर्सत नहीं थी। कहने को तो बहू हाउस वाइफ थी, और लेकिन फिर भी हर समय कभी किट्टी पार्टी तो कभी सहेलियों से गपशप में लगी रहती थी। यदि फुर्सत मिलती तो घर का काम कर देती, और जब भी उसका पति आकाश ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जाता तो बहू अपनी मम्मी को हर हफ्ते अपने घर बुला लिया करती थी, क्योंकि बहू निधि का मायका उसी शहर में था। दोनों माँ बेटी दिन भर हंसी मजाक किया करती। मालती देवी जैसे ही गांव में अकेली थी, शहर में भी बहू बेटे के रहने के बावजूद भी यहाँ वह अपने आप को अकेली महसूस करती थी। मालती देवी के आने पर बहू की तो जैसे खुशी ही छिन गई थी। वह उन्हें हर समय ताना मारती। सबके सामने तो जो मालती देवी से मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वह उन्हें सुनाने से पीछे नहीं हटती। एक दिन मालती देवी की बेटी आस्था का फ़ोन आया, और उससे बात करने के बाद मालती देवी जो बहू के किचन में गईं और अपने लिए लड्डू बनाने लगी कि बहू निधि उनके मुंह पर अपने बेटे को देखकर ताने कसने लगी कि बेटा हर समय मीठा नहीं खाया जाता, हेल्दी खाना खाया जाता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये कहाँ से सीखा तुमने। मालती देवी जी सब समझ रही थी कि बहू अपने बेटे को नहीं मुझे ताना कस रही है, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची। हालांकि वह अपने बहू बेटे के झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती थी। हर रोज के ताने सुन सुनकर मालती देवी तंग आ चुकी थी। अब एक दिन की बात है, जब आकाश घर आया तो मालती देवी ने कह दिया कि बेटा बहू मुझे हर समय पर पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे ताने बोलती रहती है। बेटे ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी पूछता हूँ। और उसी समय निधि के कमरे में आकाश गया और निधि से कहने लगा, निधि यह माँ क्या शिकायत कर रही है, तुम उनसे बहसबाजी करती हो, उनको ताना देती हो। अरे मैं तो उनसे कुछ नहीं कहती, निधि कहने लगी, वह तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, अब क्या मैं अपने बेटे को भी कुछ नहीं बोलूँ। लड्डू हर समय नहीं खाते हैं, उन्हें ना समझाऊँ तो किसको समझाऊँ। माँ जी तो हमेशा गलत मतलब निकालती हैं। अरे मैं उनकी पसंद की लड़की नहीं हूँ ना, वह तो गांव की कमली से तुम्हारा विवाह करना चाहती थी ना, इसलिए माँ जी मुझसे चिढ़ती रहती हैं। जाकर देखो तो किचन में मैंने माँ जी के लिए क्या क्या बनाया है, उनकी पसंद की पूरी मालपुआ और ना जाने क्या क्या।
माँ जी मुझे ही गलत ठहराती हैं जी, आपको मेरे खिलाफ भड़काती हैं। यह सब कहकर निधि जो अपने बनावटी आंसू बहाने लगी। बहू बेटे तेज तेज कमरे में चिल्ला रहे थे कि बाहर बैठी मालती देवी सब सुन रही थी। वह समझ गई कि अब बेटा कमरे से आकर मुझ पर ही बरसने वाला है, और ठीक वैसा ही हुआ। आकाश आया और माँ पर झल्लाता हुआ बोला, माँ, एक तो बेचारी निधि दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, और घरों में जाकर देखो कितनी बहुएं सास से काम करवाती हैं। वह तुम्हारे पैर दबाती है, फिर भी आप कुछ ना कुछ बोलती हो। माँ, शहर की पढ़ी लिखी होकर भी निधि तुम्हारा काम करने से पीछे नहीं हटती। तुमको गरम गरम रोटियां सेक कर देती है, समय पर दवा देती है। तुम्हारी भी तो बेटी किसी घर में ब्याही है ना माँ। अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? अब जाकर अपनी बहू से माफ़ी मांगो, और आइंदा मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहता हूँ। अगर निधि ने कुछ उल्टा सीधा किया तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी माँ। छी, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहने में। और आपकी उम्र है क्या लड्डू सड्डू खाने की? माँ, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। छोटी छोटी बातों को इतना तूल मत दिया करो। इतना कहकर आकाश चला गया। अब बहू निधि अपनी उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए सास की तरफ देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। माँ जी बोली, कितनी भोली हैं आप, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिए। निधि कहने लगी, माँ जी, मैंने इतना खाने की वैरायटी आपके लिए तो नहीं, हाँ, पर अपनी मम्मी के लिए बनाया था। बस खाना अपने मायके लेकर जाने वाली हूँ, समझी आप। और आज से आपको अपना काम अब खुद करना पड़ेगा। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? अब तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। मैं आपको इतना सुनाऊंगी कि आप घुट घुट के जिएंगी। धीरे धीरे निधि को अपनी सास को परेशान करने में बड़ा मज़ा आने लगा। एक दिन आकाश शहर से बाहर गया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे और मालती देवी इस पतली सी चादर जो कि जगह जगह से फटी हुई थी उसी में दुबक्कर सो रही थी। खुद को बार बार ढक रही थी। सर्दी इतनी भयानक थी कि आदमी भी पिघल जाए। इतनी बार विनती की बहू से मालती देवी ने कि बहू एक गरम कंबल लाकर दे दो, लेकिन उसे तो पैसों की पड़ी रहती है। उसने कोई गरम कंबल उस दुखियारी बेचारी लाचार माँ को नहीं दिया। माँ का दर्द भी उसे नजर नहीं आता। जब ठंड ज़्यादा सताने लगी तो मालती देवी ठिठुर ठिठुर कर कांपने लगी और सो भी नहीं पा रही थी। कभी अपने हाथों को रगड़ती तो कभी अपने पैरों को कि शायद कुछ गर्माहट हो जाए। तभी उन्होंने देखा कि बाहर गेस्ट रूम खुला पड़ा है। शायद बहू आज लॉक करना भूल गई। मालती देवी अंदर गईं तो उन्हें पलंग पर एक मोटा सा नया कंबल दिखाई दिया। उसी कंबल में दुबक्कर मालती देवी सो गईं। मालती जी जाकर उस कमरे में आराम से सो गईं, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहू तो देर से उठती है, उससे पहले ही मैं उठ जाऊंगी और अपने कमरे में चुपके से चली जाऊंगी। लेकिन रात को देर से सोने के कारण सुबह मालती देवी की आंख देर से खुली। सुबह के 10 बज गए कि तभी अचानक एक जोर की लाठी उनकी कमर पर पड़ी। वह जोर से बिलबिला उठी। निधि कहने लगी, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आकर सोने की, और मेरी माँ का कंबल ओढ़ रखा है तूने। यह गरम कंबल खराब कर दिया। मैंने अपनी माँ के लिए यह नया कंबल लाकर रखा था। इतना कहकर मालती देवी को वह थप्पड़ पर थप्पड़ उनके गालों पर जड़ने लगी। वो बहू के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, बहू मुझे मत मारो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। कुछ तो तरस खाओ इन बूढ़ी हड्डियों पर। मालती देवी जी बहुत देर तक रोती रही थी, पर बहू पर तो जैसे भूत सवार था। निधि तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटे पोते ने अपनी माँ को दादी से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते देख लिया। हालांकि वह इतने तमीज़दार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आज उसके दिल में दादी के प्रति दया की भावना आ गई
और उसने अपनी माँ निधि के हाथ को पकड़ लिया और बोला, माँ खबरदार, जो इतनी बूढ़ी दादी को मारा, उन्हें तुम खरी खोटी सुनाती थी तब तो समझ आता था, पर आज आप दादी पर हाथ उठा रही हैं। छी, आपको शर्म नहीं आती? निधि ने कहा कि जा बच्चे, अपने काम से काम रखा कर, ज़्यादा दादी की तीमारदारी मत कर, नहीं तो तुझे भी खाने को तरसा दूंगी। और खबरदार, यह बात किसी से कही तो बेचारा बेटा सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया। एक बार जब निधि ने सास पर हाथ उठा दिया तो फिर तो आए दिन की बात हो गई। अब वह हर बात बात पर अपनी सास पर हाथ छोड़ देती। दूसरे दिन जब उसका बेटा आकाश वापस घर लौटा तो मालती देवी ने अपने बेटे से बात करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से बात करनी चाही, उससे पहले ही उसकी पत्नी निधि ने अपने शरीर पर खरोंच के निशान लगा डाले। खुद को ही मारपीट कर अपने शरीर पर खून के निशान बना दिए। और जब आकाश कमरे में आया तो निधि चुपचाप बुत बनकर खड़ी थी। आकाश बोला, क्या हुआ निधि, तुम चुप क्यों हो? वह कुछ नहीं बोली। आकाश उसको झंझोड़ते हुए बोला, क्या बात है, बताओ तो सही, क्या बात है निधि, बोलो ना। तब निधि कहने लगी, मैं बताऊंगी तो आप तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे ना, आपको तो लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, पर यह देखो आपकी भोली भाली माँ ने मेरा क्या हाल कर दिया है। इतना कहने के बाद निधि फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, देखो जी, अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता है। आकाश, कुछ तो करो, पूरे शरीर में घाव के निशान बने हैं, बहुत दर्द होता है आकाश मुझे। अपनी सास से पहले ही अपने पति को दिखाने लगी। अब इससे पहले कि मालती देवी अपने बेटे से कुछ कहती, उसका बेटा आकाश खुद ही अपनी माँ के कमरे में गुस्से में उबलता हुआ आया और बोला, माँ तो माँ होती है, वह तो ममता मई होती है। बेटे की आवाज़ सुनकर मालती देवी बोली, हाँ बेटा, क्या हुआ? तभी आकाश बोला, माँ, तुमने इतनी बेरहमी से जो निधि को मारा है, एक बार भी नहीं सोचा कि वह तुम्हारी बेटी जैसी है। तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी माँ। वह तुम्हारी इतनी सेवा करती है और तुमने आज उसे इतनी बुरी तरह। यह सब सुनकर तो जो मालती देवी चौंक गई और बोली, यह क्या झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है बेटा तू मुझ पर? यह सब मैंने नहीं किया। मैंने कंबल को ओढ़ा था तो तेरी बीवी ने ही मुझे जगह जगह पीटा है। दर्द के मारे बहुत छटपटा रही हूँ। देख मेरी कमर कितनी सूजकर लाल हो गई है। किचन से हल्दी का लेप लेने गई तो बहू ने किचन से भी धक्के मारकर मुझे जो घर से बाहर निकालने की धमकी दी है और मुझे देख कितना मारा है, और किचन से ही मुझे धक्के मार मार कर भगा दिया। देख तो उसने क्या किया है। इस पर आकाश बोला, बस माँ बस, बहुत हो गया। तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त करने की सीमा होती है ना, अब वो सीमा से बाहर है। गांव से तुम्हें इसलिए लेकर नहीं आया था मैं कि तुम हम दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाओ। माँ, यह सब ड्रामा बंद करो और एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा और मेरी पत्नी निधि को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वह तुम्हें 2 वक्त की रोटी देगी। अब तो मालती देवी जी की हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती थी। खाने को मिल जाता तो खा लेती, नहीं तो मांगने पर भी ना जाती। कभी कभी तो भूखी ही पड़ी रहती। उन्हें लगता जो हो रहा है ठीक ही तो हो रहा है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे आकाश से कहा, बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो गई है, उसे लाकर दे दे, और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द बढ़ गया है। चलने फिरने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कतों के साथ चल पाती हूँ। ज़रा चल के मुझे डॉक्टर को दिखा दे। बस फिर क्या था, निधि तो जैसे इंतजार में बैठी थी लड़ने के लिए। निधि हाथ झिड़कते हुए बोली, अगर थोड़ी भी शर्म बची है ना तो इस घर से चली क्यों नहीं जाती? यहाँ बेशर्मों की तरह मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हैं। शरीर के हर हिस्से में आपका दर्द होने लगा है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि जब देखो
कुछ ना कुछ नया फरमाइश जो यह बुढ़िया अपने बेटे से कह देती है और बेटा भी चुपचाप हर चीज लाकर हाजिर कर देता है। दवा तक तो बात समझ में आती थी बुढ़िया, अब डॉक्टर को भी दिखाओ। अरे शहर में डॉक्टर की फीस कितनी महंगी होती है, कुछ पता भी है आपको? कभी आंखों में दर्द है, कभी चश्मा टूट गया है। यह क्या रोज रोज का नया नया नाटक लगा रखा है तुमने? आपको कुछ काम धाम तो है नहीं बुढ़िया। और अब महारानी को बीपी की दवा भी चाहिए और साथ में घुटनों की दवा भी चाहिए कि घुटनों में दर्द बढ़ गया। खुद को तो कमाना है नहीं बुढ़िया को, बस बेटे के पीछे पड़ी रहती है कि बेटा मुझे ये हो गया है, वो हो गया है, कि बेटे का तो परिवार ही नहीं है ना। बस बेटे का पैसा मुफ्त में उड़ाने का शौक चढ़ा रहता है। आप तो खर्चे पर खर्चे बढ़ाए जा रही हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ रखना है कि सारा धन दौलत आपकी दवा दारू में ही खर्च करना पड़ेगा। यही सब बातें वह रोज रोज सुना सुना कर अपनी सास का जीना हराम कर देती है। चाहे मालती देवी जी कुछ बोलें या ना बोलें, वह तो बीच में टपक कर जरूर ताने कस देती थी। मालती देवी अपने पति को याद कर बस रोती रहती थी। आप क्या गए, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बेटे बहू यह दिन दिखाएंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जी। मन करता है कभी कभी खुदकुशी कर लूं। मालती देवी का शरीर भी अब बहुत कमजोर हो गया था। अगर वह घर छोड़कर गांव भी जाती तो वहाँ उनका कौन ख्याल रखता। यहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी। एक बेटी थी आस्था, जो अपने ही ससुराल में बिजी थी। उसके घर की आर्थिक हालत भी अच्छे से नहीं थी। सास भी बिस्तर पर पड़ी थी, तो ऐसे में वह अपनी माँ को अपने साथ कैसे रख पाती। उसके ससुर का रवैया भी बहुत अजीब था। वह अपनी माँ को चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकती थी। मालती जी जानती थी बेटी आस्था को अगर यह सब बताऊंगी तो वह दुखी हो जाएगी और वह कुछ कर भी नहीं पाएगी। इसलिए जब भी आस्था का फोन आता तो मालती देवी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनसे बात करती। अपना दुखड़ा उसके आगे कभी नहीं रोया करती थी। एक दिन मालती देवी की बेटी आस्था अपने बेटी को रात को सुला रही थी कि उसे खूब उल्टियां होने लगी थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सुबह जब वह घर गई तो उसी समय फोन की घंटी घनघना कर बज उठी। उसे कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली खबर मिली जिसे सुनकर आस्था सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसके हाथ से फोन छूट गया था। यह सब देखकर आस्था की बेटी और उसके पति भी थोड़े परेशान हो गए थे। आस्था के पति ने आस्था से पूछा, क्या हुआ आस्था? तो आस्था का गला भर आया और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके आंसू बस छलके ही जा रहे थे। वह कुछ नहीं बोली तो आस्था का पति विक्रम ने फोन फिर से मिलाया। दूसरी तरफ से आस्था की माँ की अचानक से मरने की खबर मिली तो विक्रम भी हक्का बक्का रह गया था। यह खबर सुनकर आस्था का दिल तो छलनी छलनी हो गया। एक बेटी अपनी माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ी रहती है। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वह बेटी तो पागल सी हो गई। उसे याद आया अभी 2 दिन पहले तो उसकी अपनी माँ से बात हुई थी। माँ कह रही थी घुटने का दर्द बहुत बढ़ गया है बेटी, बाकी सब कुछ तो ठीक है। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया? रोते रोते आस्था अपनी माँ के घर यानी अपने बड़े भाई आकाश के घर पहुंची। तब तक उसका भाई अर्थी को लेकर दाह संस्कार करने के लिए निकल चुका था। आस्था ने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी इंतजार नहीं किया भैया ने। भाभी तो आंसू बहाए चुपचाप खड़ी थी। वहाँ पर सब कह रहे थे कोई कारण अभी तक ढंग से समझ नहीं आया था। बहू ने सबसे यह कहा था कि जिस समय माँ जी की मौत हुई उस समय घर में कोई नहीं था और कुरियर वाला आया था और माँ गेट खोलने जब सीढ़ियों से नीचे जा रही थी उसी समय उनके शरीर का बैलेंस बिगड़ने से सीढ़ियों से वह धड़ाधड़ नीचे गिर गईं और उनकी मौत हो गई, यानी वह मौत का शिकार हो गई। लेकिन आस्था को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि माँ को तो गठिया की शिकायत थी और वह थोड़ा बहुत ही चल पाती थी। सीढ़ियों से उतरने की बात तो बहुत दूर,
उनके घुटने का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती थी। अब आस्था को लगा यह सब बातें करने का अभी सही समय नहीं है। आस्था वहाँ से दौड़ते दौड़ते शमशान घाट के पास पहुँच गई और अपनी माँ से लिपट लिपट कर वह बस रो रही थी और न जाने कितनी बातें उसने 1 सेकंड में अपनी माँ से कह डाली थी। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? जब मैं आती थी तुम मुझे देखते ही कितना खुश हो जाती थी। आस्था यह खा ले, आस्था वह खा ले, मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। तू मुझे इतना प्यार करने से अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब कौन मुझे यह प्यार दुलार करेगा? माँ, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अब मैं किससे अपना दुख दर्द बयान करूँगी? वापस आ जा मेरी माँ, वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपने माँ के माथे को सहला रही थी आस्था। तभी माँ के माथे की पट्टी सरक गई तो आस्था यह देखकर चौंक गई, क्योंकि माथे की पट्टी के नीचे तो कोई चोट के निशान नहीं थे। माथा कहीं से भी फूटा हुआ नहीं था, जैसा भी भाभी ने बताया था। सीढ़ियों से गिरने से माँ के माथे पर बहुत चोट आई थी, पर यहाँ तो कुछ नहीं था ऐसा। जरूर माँ के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। आस्था माँ के पूरे शरीर को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र आंचल में बंधी एक पर्ची पर पड़ी और आस्था ने अंतिम संस्कार में उपस्थित सभी लोगों के सामने उनके आंचल को खोलकर पत्र निकाला और पढ़ने लगी, क्योंकि उस पत्र में जो आस्था की माँ ने कुछ ऐसे राज खोले थे जिन्हें पढ़कर आस्था चौंक गई। तभी उसकी माँ की चिता को आग लगाने जा रहा था आकाश। तभी आस्था बोली, भाई रुक जाओ। भाई और माँ की चिता के सामने आकर जो वह कहने लगी, रुक जाओ भाई, और हाथ फैलाकर बोली, कोई भी इनका दाह संस्कार अभी नहीं करेगा। जब आस्था ने ऐसा किया तो सब लोग चौंक गए और बोले कि आस्था बेटी, इतनी बावरी मत बन, यह तो कुदरत का दस्तूर है, जो आता है एक दिन उसको जाना होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी माँ के शव को जलाने से रोक रही है? तब आस्था ने अपने पति को अपनी माँ का पत्र दिखा दिया, जिसे पढ़कर विक्रम भी चौंक गए। अब बिना देरी किए हुए उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुलिस को बुलाने के लिए फ़ोन लगा दिया, लेकिन पुलिस की लाइन बिजी बता रही थी। तो आस्था ने अपने पति को पुलिस स्टेशन भेजा और अब तक आस्था के भैया आकाश कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है और आस्था ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ देर में ही आस्था का पति विक्रम पुलिस को लेकर पहुंच गया। पुलिस के आने पर सब लोग आश्चर्यचकित थे। आस्था ने पुलिस वालों को वह पर्चा दिखा दिया कि उसकी माँ के आंचल से गिरा था। उस पत्र में आस्था की माँ मालती ने भी लिखा था कि बहू दिन पे दिन जल्लाद होती जा रही है और उन पर बिना वजह के हाथ उठा देती है, कभी कमर तोड़ती है, कभी गालों पर मारती है और बेटा भी उसी का साथ देता है। लेकिन आज रात को मैंने सुना, उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल आज रात को जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी थी तो उनका गला सूख रहा था, तो वह किचन में पानी लेने के लिए पहुंची। क्योंकि वह रात को अपना पानी का जग रखना भूल गई थी, इसलिए मालती देवी पानी लेने के बाद जैसे ही गेस्ट रूम के दरवाजे के पास से गुजर रही थी कि उन्हें निधि और उसकी माँ के फुसफुसाने की आवाज़ आई। इतनी रात को दोनों क्या बातें कर रही हैं, यही सोचकर मालती देवी को घबराहट हो रही थी। उन्हें आवाज़ आई कि माँ, अभी आकाश नहीं है, अभी ठीक समय है। जब यह बात मालती देवी के कानों में पड़ी तो वो रुककर उनकी बातें दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी और ध्यान से सुनने पर जो उन्हें सुना कि जो दोनों माँ बेटी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। दरअसल उनकी बहू निधि चाहती थी कि माँ एक बार इस बुढ़िया को एक ही बार में हमेशा के लिए अपने रास्ते से वो हटा देना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी
कि उनकी सास अपनी जायदाद अपनी बेटी आस्था के नाम कर दे, क्योंकि बुढ़िया के नाम पर एक गांव में घर और एक खेत था और वह चाहती थी कि अगर यह बुढ़िया इन दोनों को अपनी बेटी के नाम कर गई तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि निधि ने जो अपनी सास को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि आस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। इसलिए निधि अपनी माँ के साथ मिलकर जो मालती देवी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी और उन्होंने षड्यंत्र रच डाला। कहने लगी मर जाएगी तो अच्छा होगा, हमें इसकी सेवा से भी छुटकारा मिलेगा और सारा इसकी जायदाद अपने आप हमारे नाम हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जब उन्होंने इस सब बातें सुन ली तो कुछ समय के लिए तो उनकी सांसें भी उखड़ गईं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, नहीं तो क्योंकि अब तक रात बहुत हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने मालती देवी ने अपनी बेटी आस्था को फ़ोन लगाया, लेकिन उस समय आस्था का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और वह अस्पताल में उसे लेकर भर्ती थी। उस पत्र में मालती देवी जी ने साफ साफ लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बहू निधि और उसकी माँ पारो होगी। आकाश मुझे मारना चाहता है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती। मरते मरते उन्होंने अपनी वसीयत का बंटवारा कर दिया था। गांव वाले घर में श्यामलाल जी की तस्वीर दीवार पर लगी हुई है, उसी के पीछे एक नई जमीन का कागजात है जो मेरे बेटे बहू को नहीं मालूम है। श्यामलाल जी ने मरने से पहले एक नई जमीन खरीदी थी ताकि बुढ़ापे में मालती देवी को कोई परेशानी ना हो। वह जमीन जो मैं बेटे बहू को देना चाहती थी पर अपनी बेटी के नाम करती हूँ और गांव का घर अपने पोते के नाम करती हूँ। गांव के खेत खलिहान को अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान दे दिया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का आभास है मेरी बहू निधि कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा इस पत्र में लिख रही हूँ। शायद यह पत्र लिखकर उन्होंने अपने आंचल में छुपाकर बांध लिया था कि इतनी ही देर में उनके साथ कोई हादसा हो गया था। क्या अभी तक बातें पूरी साफ नजर नहीं आ रही थी कि मामला कैसे घटित हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता था आखिर उनकी मौत का कारण क्या था। पुलिस ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसके आधार पर जो बहू निधि और उसकी मां पारो को जेल की सलाखों में डाल दिया, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चला कि मालती देवी के बहू ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया था, और शायद उसके बाद ही जब उन्होंने यह पत्र लिखा तो लिखने के बाद ही उन्होंने पत्र को मोड़कर आंचल में बांध लिया था, इसलिए वह पत्र उनके आंचल में ही रह गया। बहू निधि तो शायद अपनी इच्छा पूरी होने के कारण इतनी खुश थी कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनकी सास के आंचल में क्या है, और इसी के आधार पर आज सारा सच सामने आ गया। आस्था ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी माँ के हत्यारों को सजा दिलवाई और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ से पता चला कि आकाश का इसमें कोई हाथ नहीं था। आकाश ने अपनी बीवी निधि को जेल में सबके सामने तमाचा जड़ा और बोला, मैंने तुझे इतनी खुली छूट दे दी थी कि तू इतना नीच हरकत करने से एक बार भी तूने नहीं सोचा। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, पर तुमने तो मेरी माँ को इस दुनिया से ही मिटा दिया। यह मैं नहीं जानता था। मैं तो तुम्हारा इसलिए साथ देता था कि रोज रोज के घर में कलह कौन करे। अब मैं तुमसे यह सब रिश्ता तोड़ता हूँ। माँ जी, आपने अपनी बेटी के साथ गलत कार्य किया। आकाश अपनी सासू माँ से कहने लगा, आपने अपनी बेटी का साथ दिया, कैसी माँ हैं आप। आकाश अपनी जो माँ के जले हुए राख को अपने हाथों में लेकर रो रहा था।
अपने किए की पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। अब रोने से क्या फ़ायदा था। आस्था की आंखों में अब संतुष्टि के आंसू छलक पड़े कि उसने अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। दोस्तों, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। अगर बेटी दुख में है तो माँ का यह कर्तव्य है कि उसकी भी आर्थिक रूप से मदद करे। कानून भी इसकी परमिशन देता है, पर माँ को जायदाद के चक्कर में रास्ते से हटा देना कहाँ की बात है। यह कोई गलत बात है। लानत है ऐसी बात पर, ऐसी बहू पर, जिससे अच्छा है कि बेटा कंवारा ही रह जाए। लोग मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, 56 तरह के भोग लगाते हैं, भंडारा करते हैं, पर जीते जी एक एक रोटी के लिए उन्हें तरसा देते हैं। माँ को रोटी की जगह सिर्फ खाने की थाली में आंसू ही आंसू परोसे जाते हैं, और कुछ तो इतना नीचे गिर जाते हैं कि अपनी जन्म देने वाली माँ को ही इस तरीके से जो टॉर्चर करते हैं, इस दुनिया से ही जो उसे मिटा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।